वेलकम टू बच्चों ग्रोथ हब। ओके, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन, क्लास 11th। ओके, टॉपिक्स है एक्सेलरेशन। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कोई बॉडी कैसे एक्सेलरेट करती है। ठीक है, हम कैसे डिफाइन करेंगे एक्सेलरेशन को। ओके, तो आइए देखते हैं डिफिनीसन। ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मैंने कल भी डिस्कस किया था, रेट टर्म वहाँ पर लगता है जहाँ पे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को टाइम के साथ डिस्कस करते हैं। ओके, तो कहते हैं द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। ओके, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का कुछ पॉइंट है, डिस्कस कर लेते हैं। ओके, एक्सेलरेशन का कुछ पॉइंट है, डिस्कस कर लेते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट पर। किस पर? डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। यानी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे डिपेंड है। ओके, तो याद रखिएगा एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि हम फिर डिफाइन करने जा रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी। कैसे डिफाइन करते हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। यू अंडरस्टैंड? चलिए करेंगे। इट इज द वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी। ओके, नॉट ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, कहते हैं इसका डायरेक्शन अगर चेंज हो जाएगा या सेम होगा अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ भी हो। ठीक है, चलिए व्हेन बात करते हैं, व्हेन ओनली डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंज। कहते हैं अगर हम वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर चेंज कर देते हैं तो एक्सेलरेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी हो जाएगा। किसके? एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए 90 डिग्री। ओके, याद रखिएगा एक्सेलरेशन ए और वेलोसिटी वी। ओके, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। हमेशा याद रखिएगा स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो कहते हैं अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर हम चेंज करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? तो कहते हैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। कैसा? 90 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसा होता है। तो चाहिए अभी पिक्चर हम बना के दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर बॉडी v वेलोसिटी से सर्कुलेट कर रही है, पूरी तरीके से मूव कर रही है। ठीक है, ओके। आप जानते हैं सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है AC, वो देखिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कितना एंगल बन रहा है? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। तो कहते हैं ऐसे कंडीशन में जहाँ पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लगातार चेंज होता है, तो ऐसे कंडीशन में एक्सेलरेशन जो होगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। आपको एक साधारण एग्जांपल देकर के मैंने डिस्कस किया एक्सेलरेशन। अगर कोई पार्टिकल्स सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रही है या एक्सेलरेशन हो रहा है, तो वहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। इसका जीता जागता उदाहरण है सेंट्रीपिटल मोशन। ओके, सेंट्रीपिटल मोशन में आप देखिए ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। तो ऐसे कंडीशन को बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। ओके, समझ में आया? परपेंडिकुलर। ऐसे कंडीशन कहाँ पर? एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, UCM। ओके, नेक्स्ट व्हेन ओनली मैग्नीट्यूड, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज। अगर हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर देते हैं, जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर दिए जाते हैं वो मैग्नीट्यूड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मैग्नीट्यूड। अगर कहते हैं किसी भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं तो उसके एक्सेलरेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आइए देखते हैं। एक्सेलरेशन पैरेलल और एंटी पैरेलल वेलोसिटी हो जाएगा। एक्सेलरेशन जो है एक दूसरे के, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, या तो वेलोसिटी कहते हैं अगर ये एंटी क्लॉकवाइज, समझिएगा, कहते हैं एंटी पैरेलल, यानी एंटी पैरेलल होंगे तो याद रखना, कहते हैं ऐसे कंडीशन जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल हो सकते हैं
या तो पैरेलल हो सकते हैं। याद रखिएगा, पैरेलल माने सेम डायरेक्शन में जाना, एंटी पैरेलल माने अपोजिट डायरेक्शन में जाना। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे थीटा की बात किया जाए तो 180 डिग्री बनता है। याद रखिएगा, ठीक है, पैरेलल में 0 डिग्री और एंटी पैरेलल में 180 डिग्री एंगल बनेगा। ऐसे कंडीशन कहाँ पे डेवलप होते हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी। आप देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, पिक्चर क्लियर करते हैं। अरे चलिए पिक्चर क्लियर करते हैं। ठीक है, पिक्चर यहीं क्लियर कर देते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी, सपोज दैट, मान लीजिए कि मैंने किसी बॉडी को, यहाँ बॉडी है, इसको मैंने u वेलोसिटी से ऊपर फेंक दिया। ठीक है, अब देखिए बॉडी जब यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ क्या लगता है? g नीचे की तरफ खींच रहा है। अब देखो बॉडी कहाँ जा रहा है? g क्या है? एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन। ओके, g एक्सेलरेशन है और v क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। अब सोचिए यहाँ पे एक्सेलरेशन, देखो ग्रेविटी कहाँ लग रही है? नीचे की तरफ, और स्पीड यानी वेलोसिटी कहाँ लग रहा है? ऊपर की तरफ। देखिए जब एक लाइन ऊपर की तरफ जाती है, दूसरी लाइन नीचे की तरफ, एंटी डायरेक्शन, तो इसे बोलते हैं क्या? एंटी पैरेलल। क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल। ठीक है, एंटी पैरेलल बोलेंगे। तो कहते हैं कि अगर कोई बॉडी अंडर ग्रेविटी मोशन कर रहा है तो हमेशा याद रखिएगा वहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज होता है वेलोसिटी का। और कहते हैं जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो याद रखना एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में कैसा कंडीशन बनता है? एंटी पैरेलल या तो पैरेलल। ठीक है, एंटी पैरेलल या पैरेलल, हमेशा याद रखिएगा, एंटी पैरेलल या पैरेलल। पैरेलल कंडीशन कब बनता है? जब बॉडी ऊपर की तरफ जाती है तो एंटी पैरेलल। अगर किसी बॉडी को मैंने किसी हाइट से अगर छोड़ दिया, सोचिए मैंने यहाँ से किसी बॉडी को छोड़ दिया तो सीधा कहाँ जा रही? नीचे। इसका मतलब है कि स्पीड भी यानी वेलोसिटी भी नीचे जा रही है और ग्रेविटी ऑलरेडी नीचे लग रही है। तो ऐसे कंडीशन में भी याद रखिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर किसी बॉडी को मैंने पिलर से छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, वो नीचे आ रहा है। ठीक है, तो आप देखिए कि इसकी स्पीड जो है वो वेलोसिटी वो नीचे की तरफ है, ऑलरेडी जी भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसलिए दोनों एक सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। और सेम डायरेक्शन में जाने का मतलब होता है कैसा कंडीशन? पैरेलल। क्या बोलते हैं? पैरेलल। तो एंटी पैरेलल और पैरेलल में अंडरस्टैंड हुआ? समझिएगा, कंडीशन याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, वो डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। एसर्शन रीजन में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में देकर के पूछ दिया जाएगा, कंडीशन देकर के आपको ऑलरेडी पूछ लिया जाएगा कि क्या होगा। ऑप्शन में हो सकता है पैरेलल और एंटी पैरेलल बने हों, तो आप कैसे इसको पिकअप करेंगे तो इंपॉर्टेंट ये होता है। समझ में आया? तो कहते हैं अगर किसी वेलोसिटी का हम मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच में कौन सा कंडीशन होगा? तो कहते हैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी या तो क्या होंगे? या तो एंटी पैरेलल होंगे या तो पैरेलल हो जाएंगे। याद रखिएगा, समझ में आया? मैंने सारे एग्जांपल लेकर के, हम दोनों पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों को मैंने किससे डिस्कस किया? अंडर ग्रेविटी मोशन। ओके, अंडर ग्रेविटी मोशन यानी बॉडी को जब हम ऊपर की थ्रो करते हैं तो वहाँ पे एंटी पैरेलल कंडीशन बन रहा है, और जब किसी बॉडी को हाइट से मैं छोड़ देता हूँ, नीचे की तरफ आती है, तो वहाँ पर पैरेलल कंडीशन बन जाता है। समझ में आया बच्चों? ओके, मज़ा आएगा। ओके, बस हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस कंटेंट को आप एंजॉय करिए, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये उम्मीद है। ठीक है, चलिए देखते हैं। व्हेन बोथ, इंपॉर्टेंट कंडीशन नंबर 3, व्हेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंज। अगर हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी चेंज कर दें, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर वेलोसिटी चेंज कर देते हैं तो एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आइए देखते हैं। एक्सेलरेशन हैज़ टू कंपोनेंट, वन इज़ द परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। एक कंडीशन बनेगा जिसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? 90 डिग्री परपेंडिकुलर, एंड अनदर पैरेलल और द एंटी पैरेलल। समझ में? कहते हैं कि ऐसा कंडीशन बन सकता है क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन में। कहाँ बन सकता है? प्रोजेक्टाइल मोशन में। देखिए मज़ा आने वाला है, पिक्चर से क्लियर करते हैं। ठीक है, पिक्चर से क्लियर करते हैं। सपोज दैट आपने बम फेंका होगा, चलते हैं बम फेंक देते हैं। चलिए मान लीजिए मैंने किसी गोले को फेंक दिया, प्रोजेक्टाइल कर रहा है। ठीक है, ठीक। अब देखिए मैंने इसको दे दिया u स्पीड, शुरुआत में दिया u स्पीड, और कहते हैं जब कोई चीज़ कोई भी वेलोसिटी एंगल पे काम करती है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे,
ऐसे कंडीशन में जब ओरिजिन से चलता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब सोचिए जहाँ पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहा है, समझिए मैंने जिस स्पीड से फेंका था धीरे धीरे स्पीड हो सकता है कम भी हो, ज़्यादा भी हो सकती है, और डायरेक्शन लगातार बदल रहा है। मैंने तो इसको थ्रो तो किया था, बट क्या है, दो कंपोनेंट में टूटा। इसको क्या, u साइन थीटा, और यहाँ हॉरिजेंटली देखेंगे u कॉस थीटा। अब देखो ये ऑलरेडी क्या दो कंपोनेंट में टूट गया। अब कहते हैं जब ये ऊपर जा रहा है, सोचिएगा जब ये ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी इसके नीचे काम कर रही होगी, ऊपर जाना और ग्रेविटी नीचे। सोचिएगा जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, जो वेलोसिटी ऊपर काम कर रही है उसके कंडीशन में देखेंगे तो पैरेलल नहीं बल्कि क्या बन रहा है, एंटी पैरेलल बन रहा। कैसा कंडीशन बना, एंटी पैरेलल, क्योंकि ग्रेविटी नीचे और वेलोसिटी ऊपर। दूसरा कंडीशन देखते हैं, हॉरिजेंटल वेलोसिटी के कंडीशन में देखते हैं। हॉरिजेंटल वेलोसिटी यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, हॉरिजेंटल u cos थीटा। अब देखिए बॉडी आगे जा रही है लेकिन ग्रेविटी कहाँ काम कर रहा है, नीचे की तरफ। तो देखिए इस वेलोसिटी और ग्रेविटी के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। समझ में आया? तो कहते हैं दो कंडीशन बनता है, या तो पैरेलल होगा या तो एंटी पैरेलल या परपेंडिकुलर कंडीशन बनेगा। तो साफ साफ बिल्कुल हम किससे, प्रोजेक्टाइल मोशन। आप किसी भी बॉडी को थ्रो कर दीजिए 45 डिग्री पर, वो हमेशा रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, ये सब चीज़ें पूछे जाते हैं। मोशन इन प्लेन में हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं कि अगर किसी भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन अगर हम चेंज कर देते हैं तो एक्सेलरेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। एक्सेलरेशन पे कैसा प्रभाव पड़ा ऑलरेडी मैं पिक्चर से डिस्कस किया हूँ, तो आप आराम से समझ सकते हैं कि यहाँ देखिए मैंने बोला कि किसी भी पार्टिकल को मैंने u स्पीड से फेंक दिया, थ्रो कर दिया, थीटा डिग्री पर है, तो इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट। वर्टिकल, अगर बॉडी वर्टिकली जा रही है तो वहाँ ऊपर की तरफ जा रही है, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ, ऊपर नीचे, वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे। कंडीशन बना एंटी पैरेलल। अगर बॉडी आगे की तरफ हॉरिजेंटली मूव कर रही है तो ग्रेविटी नीचे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में 90 डिग्री बन रहा है। अब जब कहते हैं दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में 90 डिग्री बन रहा है तो समझ लीजिए वहाँ पे टर्म लगता है परपेंडिकुलर। क्या लगता है, परपेंडिकुलर। ओके, समझ में आया बच्चों? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, समझ में आया? ओके, बिल्कुल बहुत मजा आने वाला है, बस एंजॉय करिए, खूब पढ़ाई करिए, ठीक है। और जो भी दिक्कत हो, जो भी डाउट हो, आप कमेंट में जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट, आइए एक्सेलरेशन को थोड़ा डिस्कस करते हैं। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन सुनिए, एक्सेलरेशन का फार्मूला याद रखिएगा सबसे पहले, तो आपको डायमेंशन क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। और आप बड़ी अच्छे से, हमने वही वेलोसिटी डिस्कस किया था तो उसमें ऑलरेडी मैंने उसका यूनिट बताया था, उसका डायमेंशन बताया था। तमाम बच्चों को बिल्कुल क्लियर भी रहता है, कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं जानते, इसलिए हम क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1 बच्चों, और टाइम हमेशा क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए टी रखेंगे, पावर 1 लगाएंगे। आप सोचिए इसका पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस LT माइनस क्या हो जाएगा 2। तो जो आपका डायमेंशन आया एक्सेलरेशन का बच्चों, LT माइनस का 2। ओके, बिल्कुल क्लियर पढ़ना है, हमको कोई डाउट नहीं रखना, इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए, ठीक है। चलिए, कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए, इसलिए मैं समझा दिया। चलिए, तो कहते हैं कि डायमेंशन M0, जिसको कहते हैं 0 कर दिया तो मतलब यहाँ पर है ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है। LT का पावर 1, LT-1, चाहे तो आप पावर मेंशन करिए या ना करिए, तो LT पावर माइनस का 2 डायरेक्ट यहाँ पे पुटअप कर सकते हो। ओके बच्चों, चलिए अब डिस्कस करते हैं यूनिट। यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। सोचिए तो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड को हम नीचे ले आके लिख सकते हैं, और वहाँ पर क्या लिखेंगे, और ऑलरेडी सेकेंड एक नीचे और था, तो क्या हो गया, मीटर अपान क्या, सेकेंड का स्क्वायर। ऊपर ले जाओगे क्या होगा, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर लिख सकते हो, या मीटर के यहाँ सेकेंड का पावर माइनस का मान रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो।
और आपका मर्जी हो तो मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर भी कर सकते हो। ओके, जो मर्जी में है वो आप लिख सकते हो यूनिट के तौर पे। समझ में आया कि नहीं? ओके, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन को डिस्कस करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमें देखो हम पढ़ रहे हैं क्या, डायनेमिक्स। ओके, और मैकेनिक्स का एक पार्ट है, मैकेनिक्स के ही सारे पार्ट हैं, इसमें हम काइनेमैटिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में हम यहाँ पर इक्वेशंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, ये सारी चीज़ें डिस्कस किया। तो आइए हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। बच्चों बिल्कुल क्लियर रहिए, एकदम बिल्कुल, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, हम कैसे डिफाइन करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? देखिए कैसे। A body is said to have the uniform acceleration if magnitude and the direction of the acceleration remain constant। कहते हैं लगातार बॉडी कितनी भी मतलब मोशन करती है तो लगातार एक तरीके से अगर चल रही है, एक टाइप एक्सेलरेशन से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, तो समझ लीजिए यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बॉडी मोशन कर रही है। कैसे? चाहे तो आप देख सकते हैं, अभी पिक्चर बना के दिखा देंगे, ठीक है, ड्यूरिंग द पार्टिकल, ठीक है, ऑफ मोशन। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा पिक्चर क्लियर कर देते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पिक्चर देखें, जगह हो तो बताएं आपको। चलो यहीं क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा समझिए एक बार अच्छे से। चलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं ताकि आपको बिल्कुल डाउट ना हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। चलिए मैं ग्राफ लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा एक्स, यहाँ पे हम टाइम को ले रहे हैं, यहाँ पे मैं वेलोसिटी ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए सपोज दैट यहाँ पर ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया 20 मीटर, 30 मीटर, और यहाँ पे ले लिया मैंने 40 मीटर, और यहाँ पे ले लिया मैंने 50 मीटर। ओके, चलिए टाइम को डिस्कस करते हैं। 0, यहाँ पे 10, ओके, और यहाँ पर भी हम ले रहे हैं 20, यहाँ पे 30, और ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि नहीं है। आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर हैं। एक्सेलरेशन का फार्मूला आप पढ़ें क्या? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। कोई दिक्कत? चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे इसके बीच में, 2 के बीच में, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे यहाँ से यहाँ तक। सबसे पहले यहीं डिस्कस कर लेते हैं 0 से लेकर के 20 तक, यहाँ पर 10 तक, ठीक है। यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर देखो 0 है और ये फाइनल है, तो क्या करते हैं यहाँ पे डेल्टा वी के स्थान पे लिख सकते हैं क्या? V2 माइनस V1 लिख सकते हैं अपॉन T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो A1 हम मान लेते हैं। यहाँ पर A1 इक्वल टू क्या रखेंगे? इसके बीच में फाइनल वेलोसिटी क्या है? 20, इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ओरिजिन है, ठीक है, अपॉन T2 क्या है यहाँ पर? 10, और यहाँ ओरिजिन से चल रहा है तो 0। A1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस करेंगे 20 अपॉन क्या हो जाएगा? 10, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना? 2। ओके, 2। चलिए अब यहाँ से हम चेक कर रहे हैं इसके बीच में डिफरेंस और इसके बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ अगर हम चेक करें तो यार आपका आ जाए A2। ऐसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंस आपका आ जाएगा हमेशा 2 का आएगा, ठीक है, 2 या 1 का आएगा, ठीक है। तो आप समझिए जब लगातार अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हमेशा ग्राफ जो बनता है वो कैसा बनेगा? लीनियर बनेगा। क्या बनेगा? लीनियर, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, 2 वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस, 2 टाइम के बीच में डिफरेंस लगा के आप डिवाइड करेंगे, हमेशा एक्सेलरेशन आता जाएगा। अगर सेम टाइप का एक्सेलरेशन आता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन आता है, नो चेंज, तो हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर हम याद रखना एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लगातार कांस्टेंट मिलती है तो हमेशा याद रखना बॉडी कैसे मोशन कर रही है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन कर रही है। ओके, चलिए
पिक्चर और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अ बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ आइदर द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ देम चेंज ड्यूरिंग द मोशन। कहते हैं अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उसका मैग्नीट्यूड लगातार मोशन के दौरान अगर चेंज हो रहा है तो हम समझ लेंगे कि बॉडी कैसी मोशन कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। कैसा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। जैसे आइए फिर एक पिक्चर बना के क्लियर करते हैं, छोटा सा लेते हैं बस। ठीक, चलिए ओरिजिन से लेते हैं। चलिए 10 10 20 30 फिर से एक बार थोड़ा सा, चलिए 10 20 40 ओके 60 160 200 ओके। चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम चेक करते हैं इसके बीच में डिफरेंस। यहाँ ओरिजिन से बात करेंगे तो A1 एक्सेलरेशन क्या करेंगे, V2 माइनस V1, V2 क्या है 60 माइनस 0 करेंगे, अपान टाइम देखेंगे 10 माइनस 0 इक्वल टू क्या होगा 60 अपान कितना आया 10 डिवाइड कर देंगे कितना होगा 6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, A1 आ गया। चलो इसके बीच में देखते हैं, इन दोनों के बीच में तो क्या करेंगे, यहाँ इसको इनिशियल मानेंगे, इसको फाइनल मानेंगे तो क्या करेंगे A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A2 इक्वल टू हो जाएगा 160 माइनस 60 आप डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 20 में से अगर 10 को माइनस कर देते हो कितना बचेगा, तो क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 10 ओके। कैंसिल करेंगे क्या आएगा 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर ओके। तो देखिएगा यहाँ पे देखिए वेलोसिटी एक्सेलरेशन कितना है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 10। चेंज हो गया कि नहीं हो गया? अगर कहते हैं इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, अगर मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का चेंज आ रहा है तो समझ लीजिए कि कैसा एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसा एक्सेलरेशन है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। समझ में आया कि नहीं? और देख चेक करना है तो थर्ड वाला भी चेक कर सकते हैं। A3 कैलकुलेट करना है किसके किसके बीच में, इसके बीच में, और यहाँ इसके बीच में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे 200 माइनस 160 अपान, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे 40 माइनस 20 ओके। तो कितना आ जाएगा 200 में से 160 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20 ओके। कैंसिल करेंगे आ जाएगा कितना 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। चेंज हुआ कि नहीं? पहले देखो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, यानी एक्सेलरेशन बढ़ गया। अचानक फिर ब्रेक मार दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आ गया। इसका मतलब है कि लगातार मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन डिक्रीज हुआ। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो समझ लीजिए कि बॉडी कैसा मोशन कर रहा है, कैसा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है ओके। समझ में आया कि नहीं बच्चों? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसीलिए मैं सारे कंटेंट को, सारी चीज़ें को हम बिल्कुल ग्राफिकल समझाते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रह जाए ओके। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब एवरेज एक्सेलरेशन को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। एवरेज एक्सेलरेशन ओके। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है कि चेंज इन टोटल वेलोसिटी ओके अपॉन चेंज इन टोटल टाइम। जितना चेंज इन टोटल वेलोसिटी, जितना चेंज इन टोटल टाइम आएगा उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। क्या होता है देखिए, द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना एक्सेलरेशन का क्या होगा, जो भी चेंज आएगा वेलोसिटी के वेक्टर चेंज में वही हो जाएगा एक्सेलरेशन का वेक्टर चेंज ओके। समझ में आया? तो आप यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर एवरेज निकालना है तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे हमने अभी ग्राफ बना के बताया था, तो बिल्कुल क्या करना है,
चेंज इन द वेलोसिटी आपको चेक करना है, ठीक है। चेंज इन द वेलोसिटी जो भी आएगा सारी वैल्यू एक साथ रख लीजिए, और चेंज इन टाइम टोटल जितना आएगा ऐड करके आप चाहे तो एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ना हो तो आपको बिल्कुल क्लियर कर दें एक बार, ठीक है। समझिएगा अच्छे से, समझिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम। ओके, मैंने 2-3 टाइम ले लिया, ठीक है, और 2 एक्सेलरेशन ले रहा हूँ। एवरेज एक्सेलरेशन हमको कैलकुलेट करना है, एवरेज कैलकुलेट करना। आइए देखते हैं, थोड़ा सा क्लियर करते हैं। 0, 10, 30, यहाँ पर हम ले लेते हैं 40 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर लिख रहे हैं 120 मीटर, ठीक है। चलिए, तो हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालने का तरीका होता है एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन टोटल वेलोसिटी। देखिए चेंज इन टोटल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे हम इनिशियल फाइनल करेंगे। पहले तो यहाँ पर देखते हैं, देखो पहले यहाँ से इसका सिर्फ और इसका लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम देखते हैं। पहला फर्स्ट में क्या है, 0 से 40 में से 0 माइनस करेंगे तो 40 ही आ जाएगा वेलोसिटी, और टाइम भी चेंज करेंगे, 10 में से 0 माइनस करेंगे तो 10 आ गया, ठीक है। तो चलिए 10 लाइन खींच के प्लस करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा कंडीशन देखते हैं, इसके बीच में, इसके बीच में अगर हम माइनस करें 120 में से 40 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, चलिए ठीक है 0, ओके, आ जाएगा कितना 8, ओके 80 आया। और टाइम में चेंज करते हैं कितना आ जाएगा, 30 में से 10 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 20, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए हो गया। तो इम्पॉर्टेंट है, हम आ गया टोटल, हमने टोटल चेंज इन द वेलोसिटी टोटल चेंज इन द टाइम से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। ऐड कर लेते हैं कितना आ जाएगा, 40 और 80 कितना हो जाएगा 120 अपान, इसको ऐड कर लेते हैं कितना हो जाएगा 30, कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 4, ओके। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आया, एवरेज एक्सेलरेशन, क्या आया एवरेज एक्सेलरेशन। तो हमेशा याद रखिएगा हमें क्या करना है, एवरेज एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते समय ये ध्यान में रखना है कि टोटल चेंज इन द वेलोसिटी अपन टोटल चेंज इन द टाइम अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन, ओके। तो ग्राफिकल पिक्चर को कैसे क्लियर करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, तो कभी कभी ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। तो हमेशा तैयार रहिएगा इस फार्मूले के लिए। अब आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में भी डिस्कस किया था। हमने बोला क्षण मात्र के लिए, तनिक मात्र के लिए अगर कम टाइम के लिए एक्सेलरेशन डिस्कस किया जाता है उसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो आइए देखते हैं, यही होगा। करें फॉर अ मूविंग बॉडी देयर इज नो डिफिनिट रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। इसका फार्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू हो जाएगा dv/dt, हमेशा याद रखिएगा dv/dt। तो कहते हैं ऐसे कंडीशन में हम डिफरेंशिएट करके भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जब वेलोसिटी वेरिएबल होगी, ठीक है, वेरिएबल होगा तो ऐसे कंडीशन में हम टाइम से डिफरेंशिएट करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसी कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में कभी कभी इंटीग्रेशन भी करना पड़ता है। जब आपसे पूछेगा क्या dv की वैल्यू बताइए क्या होगा, तो क्या होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे a.dt हो जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट लगा के, ओके, लिमिट लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ में आया, हमेशा याद रखना यहाँ पे हम लिमिट लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में चाहे तो आपको एक हम क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे, हमेशा कोई डाउट ना रहे, ओके। चलिए देखते हैं, चलिए सपोज दैट मैं मान ले रहा हूँ, ठीक है, एक्सेलरेशन मैंने दे रखा है, एक्सेलरेशन 60 लिख लीजिए, 60 स्क्वायर प्लस 40 प्लस 5, ओके। यहाँ पर मैंने एक्सेलरेशन को वेरिएबल मानकर दे दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कंडीशन में मैंने लिमिट दे रखा है 0 to 1, लिमिट दे रखा है मैंने 0 to 1। तो पूछा कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल, ओके, ऑफ मूविंग पार्टिकल, ओके।
कहते हैं कि याद रखना कि अगर ऐसे कंडीशन में जब आपका एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो ऐसे कंडीशन पे वेलोसिटी का डिस्कस किया जाएगा। और एक डिफरेंशिएशन का भी न्यूमेरिकल करा के आपको क्लियर करते हैं। तो हम लगाएंगे ए इक्वल टू क्या होता है dv/dt, लिमिट मैंने दे रखा है 0 to 1। तो ऐसे कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, dv वेरिएबल है, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट क्या है 0 to 1 इक्वल टू क्या करेंगे a इंटू dt कर लेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे 0 to 1 और a की वैल्यू आप पुटअप करिए, a की वैल्यू पुटअप करेंगे क्या हो जाएगा dv इक्वल टू a की वैल्यू आया है आपको दिया हुआ है 6t, सब में मल्टीप्लाई किया जाएगा dt का, तो dt यहाँ पे लिमिट लगा देंगे 0 to 1। ओके, प्लस है प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 4t इंटू क्या करेंगे dt, लिमिट लगा देंगे 0 to 1, प्लस करेंगे 5 है 5, यहाँ पे dt रख लेंगे, लिमिट लगा देंगे 0 to 1। सॉल्व करते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सवाल होता है। ओके, चलिए यहाँ से हम इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, समझिएगा अच्छे से। तो dv इक्वल टू हो जाएगा क्या, लिमिट लगाइए, पहले तो जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो कांस्टेंट होते हैं उसको बाहर रखेंगे, तो 6 को हम बाहर रखेंगे। अब याद रखिएगा पावर हमेशा इंटीग्रेशन में पावर हमेशा इंक्रीज होती है, 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे t के पावर हम करेंगे 2 डिवाइड बाई 2, लिमिट लगाएंगे यहाँ पे ऐसे 0 to 1, प्लस रखेंगे हमेशा याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, चाहे तो हम 4 को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे t का स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे क्यूब कर लेंगे, डिवाइड बाई 3 करेंगे। ओके, चलो यहाँ पे t का स्क्वायर है तो t के पावर 2 डिवाइड बाई 2, लिमिट लगाएंगे क्या 0 to 1, प्लस यहाँ पे 5 है 5 को बाहर रखेंगे, यहाँ t रखेंगे, लिमिट लगाएंगे 0 to 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमेशा याद रखना, चाहे तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 यहाँ पे कैंसिल करेंगे 2। ओके, और यहाँ पे कुछ है नहीं तो ऐसे रखिए, तो v इक्वल टू आ जाएगा क्या 2। यहाँ पर देखो लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, लिमिट अपर लिमिट को हमेशा लोअर लिमिट से माइनस करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले t के स्थान पे हम 1 को पुटअप करेंगे, जितना पावर है उतना रख देंगे। तो क्या करेंगे 1 का पावर 3 माइनस 0 के पावर 3, जितना पावर है पावर जरूर रखेंगे, याद रखिएगा, प्लस रखेंगे 2। यहाँ पे याद रखना पावर वही तरीका है, t के स्थान पे हम जितना पावर t पर है वही लिमिट पे लगा के पावर लगाएंगे, तो 1 के पावर 2 माइनस 0 के पावर 2। ओके, प्लस 5, यहाँ पर क्या है t है ओनली, तो t के पावर यानी 1 का पावर 1 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 0। ओके, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर, देखिए v इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे देखो 1 का कितना भी पावर हो, 1 का पावर 1000 भी होगा तो वैल्यू आएगा 1, क्या आएगा 1, चाहे जितनी बार हो, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे कितनी भी बार कर लो, हमेशा याद रखिएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1। तो क्या करेंगे 1 यहाँ पर पावर करेंगे तो 1 में से 0 माइनस 1, तो आ जाएगा 2 इंटू 1 कर सकते हैं, ठीक है, प्लस रखिए। यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे वही कंडीशन आ जाएगा, 2 इंटू 1 करेंगे, यहाँ पर 5 है तो 5 इंटू 1 कर सकते हैं। तो सॉल्व कर लीजिए, v इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा, टोटल सॉल्व करेंगे 9 मीटर पर सेकेंड, क्या आया स्पीड आया, क्या आया स्पीड या वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी आ गया, क्या आया वेलोसिटी, समझ में आया। तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यहाँ पे वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा, वेरिएबल यानी क्षण मात्र के लिए डिस्कस किया जाता है तो वहाँ पे वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है। वेरिएबल एक्सेलरेशन अगर होगा तो हमेशा याद रखना आपसे पूछेगा वेलोसिटी। एक कंडीशन और, अगर ऐसा कंडीशन तो मैं तो इंटीग्रेशन का बता दिया, बट आपको कभी कभी डायरेक्ट अगर वेरिएबल वेलोसिटी दे दिया तो एक्सेलरेशन को कैसे डिस्कस करेंगे ये भी आप जान लीजिए, थोड़ा सा देखते हैं। ओके बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा इसी से, अगर हम एक्सेलरेशन को a मानते हैं तो dv/dt, ऐसे कंडीशन को कैसे सॉल्व करते हैं जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करके हम जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो ऐसे कंडीशन में वेलोसिटी क्या होती है वेरिएबल होगी। तो याद रखिएगा जैसे 4t का स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। ओके, यहाँ पे लिमिट नहीं लगता है, यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करते हैं। जब हम वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जरूर मेंशन करेगा, t इक्वल टू आपको बोलेगा 1 सेकेंड पर एक्सेलरेशन बताना है, कितने 1 सेकेंड। तो ऐसे कंडीशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए देखते हैं।
ए इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे डी वी क्या करेंगे, डी वी के स्थान पे यहाँ पर डी वी आपको दिया हुआ है 4t का स्क्वायर, 4t का स्क्वायर डिवाइड बाई सब में dt से डिवाइड करना है, ठीक है। प्लस क्या है 5t डिवाइड बाई dt करेंगे, प्लस 6 डिवाइड बाई dt। ओके, चलिए तो आप एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने का याद रखिएगा, हमेशा पावर सामने आता है, पावर में हमेशा एक कम हो जाता है, ठीक है। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर 4 इंटू 2 और यहाँ पे पावर एक कम कर दीजिए t, प्लस यहाँ पे पावर एक है तो पावर एक है तो कोई दिक्कत नहीं, पावर से पावर कैंसिल, सिर्फ 5 बचेगा। ओके, क्योंकि t से t कैंसिल भी हो जाता है, डिफरेंशिएटर माने डिवीजन। ओके, जब किसी कांस्टेंट में किसी वेरिएबल से डिवाइड किया जाता है तो हमेशा याद रखना 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। अब आइए जो इक्वेशन आपको मिला है ए इक्वल टू क्या मिला है, 8t प्लस क्या 5, और t के लिए ऑलरेडी मेंशन कर दिया है t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो यहाँ a इक्वल टू क्या करेंगे 8 इंटू 1, ओके, प्लस 5 इक्वल टू क्या कर देंगे 5 और 8 कितना हो जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। क्या है आंसर, 13 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिस्कस कर लिया। समझ में आया कि नहीं आया। ओके, ऐसे न्यूमेरिकल आपको आएंगे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरियस पोजीशन टाइम ग्राफ एंड द दियर रिप्रेजेंटेशन। हम पोजीशन टाइम ग्राफ को डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करें यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इंस्टेंटेनियस, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, क्या हो रहा है। आइए हम इस ग्राफ से डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, देखते हैं। चलिए ग्राफ फर्स्ट दिया हुआ है, चलिए ग्राफ फर्स्ट दिया हुआ है, ठीक, यहाँ पे t है, यहाँ पे p नहीं बल्कि होना चाहिए पोजीशन है, क्या लिखना चाहिए पोजीशन, p से पोजीशन, ठीक है। कहते हैं पोजीशन में देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन है, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ में ग्राफ ऐसा बन रहा है तो क्या कंडीशन होता है, दैट इज द लाइन पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल है टू द टाइम एक्सिस, टाइम के एक्सिस अगर लाइन पैरेलल है तो ऐसे कंडीशन क्या ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट दैट द पार्टिकल एट द रेस्ट। क्यों, कारण है बाबू, देखिए यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, समझिएगा अच्छे से। मान लीजिए एक्स एक्सिस पे टाइम है, टाइम, ये जो ग्राफ जा रहा है किसका जा रहा है, टाइम, क्या जा रहा है टाइम, लेकिन पार्टिकल क्या ऊपर जा रहा है। अगर ऊपर ग्राफ जाता तो समझ लीजिए पार्टिकल क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, क्योंकि पार्टिकल जहाँ है वहीं है। लेकिन टाइम क्या किसी का इंतजार करता है क्या बाबू, कभी नहीं करेगा, टाइम कभी भी किसी का इंतजार नहीं करता। इसलिए याद रखिएगा टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन बॉडी जहाँ है वहीं रह गई। इसका मतलब ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी एट द रेस्ट, किस पर है, बॉडी एट रेस्ट। यू अंडरस्टैंड, समझ में आया। इस ग्राफ से क्या पता चलता है बच्चों कि अगर ऐसा ग्राफ टाइम पोजीशन ग्राफ में है तो हमेशा याद रखना कि बॉडी एट द रेस्ट। समझ में आया। मैंने इसका पिक्चर अभी क्लियर करना हो तो ये भी देख लीजिए, एक कार ले लीजिए, ठीक है, खड़ी है, मैंने देखा कि मॉर्निंग का मान लो 9 बज रहा है, ठीक है, यानी मान लीजिए हम अभी देख रहे हैं तो 9 सेकंड हो रहा है, ठीक है, तब से मैंने देखा यहीं खड़ी है पॉइंट ए पर। फिर मैं कुछ टाइम के बाद मतलब t इक्वल टू मैंने 1 आवर के बाद जा रहा हूँ, ठीक है, वहीं देख रहा हूँ यहीं खड़ी है। इसका मतलब देखिए टाइम का ग्राफ देखिए कितना भाग गया, टाइम का ग्राफ तेज़ी से बढ़ गया है लेकिन पोजीशन ना ऊपर गया कहीं नहीं गया। इसका मतलब पोजीशन जब वहीं का वहीं रह गया, टाइम लगातार बढ़ता गया। तो बच्चों समझ में आया। ओके, चलिए सेकेंड ग्राफ देखते हैं क्या है। ये देखिए टाइम है और p से पोजीशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। ग्राफ क्यों ऐसे है सोचिएगा, ठीक है, ग्राफ ऊपर जा रहा है यानी जो पोजीशन है लगातार चेंज हो रहा है बट टाइम चेंज ही नहीं हो रहा है। पोजीशन लगातार चेंज हो रहा है बट टाइम चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन देखिए, दैट इज द लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के लाइन परपेंडिकुलर है,
दैट इज रिप्रेजेंट करें, रिप्रेजेंट दैट पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स पोजीशन बट टाइम डज नॉट चेंज। कहते हैं पोजीशन तो धड़ाधड़ चेंज हो रहा है, बट क्या टाइम चेंज हो रहा है? टाइम में कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है। अगर इस तरफ ग्राफ जाता तो टाइम चेंज होता, बट ऊपर परपेंडिकुलर ग्राफ जा रहा है, इसका मतलब पोजीशन लगातार चेंज हो रहा है बट टाइम नहीं चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट द पार्टिकल पोसेस द इनफाइनाइट वेलोसिटी। समझते हो ना? मतलब समझिए कि इतनी ज़्यादा स्पीड से बॉडी जा रही है कि पता नहीं चल रहा टाइम क्या है, बट कहते हैं कि इनफाइनाइट वेलोसिटी से जा रहा है। प्रैक्टिकली दिस इज़ नॉट पॉसिबल। कहते हैं एक ग्राफ क्या है? पॉसिबल ही नहीं है बाबू, याद रखिएगा। समझ में आया? अगर ऐसा ग्राफ आता है पोजीशन टाइम ग्राफ में तो समझ लीजिए कि बिना, याद रखिए, बिना किसी टाइम, बिना टाइम का कोई भी चीज़ होता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता। आपने कभी भी, याद रखिएगा, कोई भी चीज़ करने जा रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ समय जरूर लगता है। ऐसे तो हो नहीं जाएगा, समय रुक जाए और काम हो जाए। कभी हुआ है क्या? इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो दैट दिस इज ग्राफ नॉट पॉसिबल। यू अंडरस्टैंड? समझ में आया कि नहीं बच्चों? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, पोजीशन टाइम। यहाँ पे ग्राफ देखिए, यहाँ पे ग्राफ जो लीनियरली जा रहा है, इसका मतलब है कि टाइम के साथ, याद रखिएगा, टाइम के साथ पोजीशन, टाइम के साथ पोजीशन, टाइम के साथ पोजीशन लगातार क्या हो रहा है बाबू? चेंज हो रहा है। कहते हैं टाइम और पोजीशन लगातार एक तरीके से चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। कैसा है? यूनिफॉर्म। देखिए, आइए देखते हैं। दैट इज द लाइन विद द कांस्टेंट स्लोप रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कैसा वेलोसिटी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्यों? ये टाइम के साथ साथ पोजीशन लगातार चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर ऐसा ग्राफ बन रहा है तो समझ लीजिएगा कैसा है, कैसी बॉडी कैसा मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। कैसा? यूनिफॉर्म मोशन। ओके, आइए बात करते हैं ऐसा ग्राफ, ये ग्राफ नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ग्राफ देखिए कुछ अलग तरीके का है। पोजीशन टाइम, टाइम यहाँ देखो, टाइम थोड़ा बढ़ा जरूर, लेकिन यहाँ पर देखिए पोजीशन लगातार स्पीड में चेंज हो रहा है, ऊपर इंक्रीज कर रहा है पोजीशन। इसका मतलब क्या है? यानी बॉडी कैसे है? एक्सेलरेटेड है। कैसी है? टाइम के साथ साथ इसकी स्पीड बहुत तेजी से बढ़ गई। इसका मतलब है कि ये बॉडी कैसा? एक्सेलरेटेड है। दैट इज लाइन द बीइंग्स टुवर्ड्स द पोजीशन, पोजीशन की तरफ ऊपर जा रहा है। एक्सिस रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग वेलोसिटी। क्या? अगर बॉडी इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो समझ लीजिए उसका एक्सेलरेशन भी। आप देखिए, एक्सेलरेटर गाड़ी चलाते हो ना, आप धीरे 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 एक्सेलरेटर बढ़ा दीजिए, स्पीड देखिए बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो कहते हैं इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, इट मीन्स द पार्टिकल पोसेस द एक्सेलरेशन। कैसा है? एक्सेलरेशन कर रहा है, यानी बॉडी एक्सेलरेशन कर रही है। समझ में? ऐसा ग्राफ। ओके, चलो बच्चों, आज के लिए बस इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास। ओके।